Did you finish your milk? Yes, Ma. Have fun playing in the gutter. इन सब की शुरुआत होती है आज से 30 साल पहले इन इनोसेंट येलो कैरेक्टर्स के साथ। द सिम्पसन्स, एक ऐसा टीवी शो जिसने अपनी कॉन्स्पिरेसी से पूरे इंटरनेट को हिला कर रखा है। एक ऐसा टीवी शो जो अपने शो की वजह से नहीं बल्कि अपनी कॉन्स्पिरेसी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। और वो कॉन्स्पिरेसी ये है कि ये शो फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स को हमें पहले ही अपने एपिसोड्स में दिखा देता है। No, Lisa, it's not like the government is listening to everybody's conversation. अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और वहीं पे कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। इस शो के राइटर्स हमारे फ्यूचर के बारे में पहले से सब कुछ जानते हैं। इस शो के राइटर्स टाइम ट्रैवलर्स हैं या फिर ये किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं जो हमारे वर्ल्ड को सीक्रेटली कंट्रोल करती है। और ये लोग ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि सिम्पसन्स ने रियलिटी में बहुत से प्रेडिक्शंस ऐसी की हैं जिनको देख के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, हाउ। तो क्या सच में शो के पीछे कोई अननोन सुपरनैचुरल पावर है जो हमें कुछ बताना चाहती है या फिर रियलिटी कुछ और है? लेट्स फाइंड। तो मेरा नाम है अजीज एंड यू आर वाचिंग स्काई हाई साइंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिम्पसन्स है क्या? सिम्पसन्स एक अमेरिकन एनिमेटेड सिटकॉम है जिसमें अमेरिकन मिडिल क्लास फैमिली की लाइफस्टाइल का सैटिरिकल डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है। इन सिंपल वर्ड्स, ये एक ऐसा शो है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्मल सिटीजन की लाइफ को इन अ फन वे में दिखाया गया है, मतलब वहाँ का कल्चर, वहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी एक्सेट्रा। इस शो का फर्स्ट एपिसोड आज से 30 साल पहले 17 दिसंबर 1989 को टेलीकास्ट किया गया था फॉक्स नेटवर्क पर, जिसके बाद इसने 1989 से लेकर आज तक 35 सीजन्स, 757 एपिसोड्स एंड 1 मूवी कवर किए हैं। एंड इसके अंदर इसने अभी तक 1.5 यानी 1.5 लाख से भी ज़्यादा जोक्स को कवर किया है। एंड तुम्हें पता है इसमें से सच कितने हुए हैं? ओनली 43, यानी 0.028%, नॉट इवन 1%। तो तुम्हें नहीं लगता अगर ये शो सच में फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है तो इसकी प्रिडिक्शंस 10 to 15% तो होनी चाहिए थी, बट ऐसा है नहीं। तो एक थ्योरी जो सिम्पसन्स की इन प्रिडिक्शंस को एक्सप्लेन करती है वो है द नंबर्स गेम, और ये थ्योरी दी है एक मैथ्स प्रोफेसर ने। Well, Matt Zaremski, an assistant math professor at the University of Albany, might not think so. According to Zaremski, in 29 seasons, the show made about 120,000 jokes, with the assumption that the show kept the average pace of about 8.54 jokes per minute. This number was based off of the first 12 seasons. If The Simpsons got about 20 predictions right, I'm not gonna read the whole thing. This only comes out to about a 1.6% success rate. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये शो बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम से चलता आ रहा है, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से। एंड इस शो ने 1.5 लाख से भी ज़्यादा जोक्स को कवर किया है। तो क्योंकि ये शो बहुत ही लंबे टाइम से चलता आ रहा है एंड इसने वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को भी कवर किया है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि फ्यूचर में इसकी दिखाई हुई कुछ बातें सच साबित हो जाएं। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन की सिर्फ 0.028% बातें ही सही साबित हुई हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है इस थ्योरी के सही होने का। He concludes that statistics say that with that many predictions, they essentially just got lucky. 1.5 लाख जोक्स में से सिर्फ 43 का सच निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक बात यहाँ पर बड़ी है। सी, नंबर्स गेम की ये थ्योरी सिम्पसन्स की इन प्रेडिक्शंस को एक्सप्लेन तो करती है, बट पूरी तरह नहीं। सिम्पसन्स ने कई सारी प्रेडिक्शंस की हैं, जैसे फ्लैट टीवी, स्मार्ट वॉचेस, फ्लिप फोन्स एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों की प्रेडिक्शन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रेडिक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बेस पे होती हैं। अब जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि फ्यूचर में फ्लाइंग कार्स एंड हाइपरलूप जैसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि हमने फ्लाइंग कार्स एंड हाइपरलूप की प्रेडिक्शन की है। हमें पहले से पता है कि ऐसा होने वाला है,
क्योंकि हमें ये बात पता है कि हमारे साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इन टेक्नोलॉजीज पर वर्क कर रहे हैं। तो आज से 10 साल पहले इन सारी चीज़ों की प्रिडिक्शन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तब आती है जब सिम्पसन्स सारी हदें पार कर देता है। सेज फ्रीड एंड रॉयस टाइगर इंसिडेंट को सिम्पसन्स ने 10 साल पहले प्रिडिक्ट कर लिया था। डिज्नी फॉक्स डील 19 साल पहले, ट्रम्प प्रेसिडेंसी 17 साल पहले, ग्रीक डेब्ट क्राइसिस 3 साल पहले, डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसॉन 16 साल पहले। ये सारी प्रेडिक्शंस ऐसी हैं जिनका कर पाना नामुमकिन है। ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें इंटेंशनली शो में दिखाई गई हैं। तो क्या सिम्पसन्स के राइटर्स के पास सच में कोई टाइम मशीन है जिससे वो फ्यूचर देख पाते हैं, या फिर उन्हें हमारी दुनिया के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जो शायद हमें नहीं पता। Today is also a special day because we hear two presentations from the two experiments, Atlas and CMS, on their update on a search for a certain particle. Conclude by saying that we have observed a new boson with a mass of 125.3 plus or minus 0.6 GeV at 4.9 standard deviations. Discovery of Higgs boson। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो हिग्स बोसॉन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टिकल है हमारे यूनिवर्स का। इसकी डिस्कवरी ईयर 2012 में हुई थी एंड इसकी डिस्कवरी ने साइंस के फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया था। अब यहाँ पर ये बात निकल कर आती है कि ये पार्टिकल ऑलरेडी सिम्पसन्स में दिखाया जा चुका है। सिम्पसन्स के एक एपिसोड में इस शो का एक मेन कैरेक्टर बोर्ड पर एक इक्वेशन लिखता है जो कि हिग्स बोसॉन की इक्वेशन सिर्फ इतनी दूरी पर थी। मतलब सीरियसली हमारे यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टिकल के बारे में इस शो को ऑलरेडी पता था। इतनी बड़ी डिस्कवरी और वो भी 14 साल पहले, ये किसी भी तरीके से कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या सिम्पसन्स को पहले से इसके बारे में पता था, और अगर पता था तो कैसे, और अगर नहीं तो इस बोर्ड पे ये एक रियल इक्वेशन क्या कर रही है। तो सवाल तो बहुत हो गए, अब बारी है उनके जवाब ढूंढने की। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करना कहीं से भी आसान नहीं था। मैंने इसके बारे में जब इंटरनेट पर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि स्टार्ट कहाँ से करना है, जाना कहाँ है और ये कंप्लीट कैसे होगा। कभी कभी तो ये भी लगता था कि शायद मैं इस वीडियो को कंप्लीट ही ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरी लाइफ की अभी तक की सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वीडियो थी। बट देन कहानी में आता है एक ट्विस्ट, और वो ये कि सिम्पसन्स ने कभी हिग्स बोसॉन को डिस्कवर किया ही नहीं था। असल में सिम्पसन्स ने अपने शो में जो इक्वेशन दिखाई थी उस इक्वेशन को 1960s में फिजिसिस्ट ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। मींस सिम्पसन्स के शो में दिखाने से अप्रॉक्स 20 से 30 साल पहले। बस इस इक्वेशन को प्रैक्टिकली प्रूव 2012 में किया गया है। सिम्पसन्स को डिफरेंट राइटर्स ने लिखा है, और सिम्पसन्स के जो राइटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। इस शो को मैथमेटिशियंस, फिजिसिस्ट, सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट जैसे अपनी फील्ड में मास्टर लोगों ने डायरेक्ट किया है। तो इस बात में हमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इसमें हमें रियल साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक चीज़ें देखने को मिले। एंड जिस एपिसोड में ये इक्वेशन दिखाई गई थी उस एपिसोड की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी थी कि उस शो के मेन कैरेक्टर होमर को साइंटिस्ट बनना था, और क्योंकि सिम्पसन्स की इस शो को लिखने वाला खुद एक मैथमेटिशियन है तो ऑब्वियसली उसे भी इस इक्वेशन के बारे में पता होगा, एंड इसीलिए उस शो के राइटर ने वहाँ पे रियल इक्वेशन का यूज़ किया। तो क्योंकि सिम्पसन्स की जो सबसे बड़ी मिस्ट्री थी वो अब सॉल्व हो चुकी थी, तो मैं सिम्पसन्स की और फेमस प्रेडिक्शन को सॉल्व करने में लग गया। एंड देन एक हफ्ते की मेहनत के बाद मैंने फाइनली वो चीज़ें ढूंढ ली जो इन सारे प्रेडिक्शंस को एक्सप्लेन करती हैं। नाउ मैं आपको सिम्पसन्स की कुछ फेमस सो कॉल्ड प्रेडिक्शंस की सच्चाई को एक्सप्लेन करूँगा, एंड देन मैं आपको सिम्पसन्स के पीछे की सारी कहानी एक्सप्लेन करता हूँ। सो फर्स्ट, सेज फ्रीड एंड रॉयस टाइगर इंसिडेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मैं तुम्हें 2 वर्ड्स बोलता हूँ, एक ह्यूमन एंड टाइगर। नाउ इसकी बेस पे तुम्हें एक सिनेरियो इमेजिन करना है। तो मुझे बताओ तुम्हारे माइंड में सबसे पहले क्या सिनेरियो इमेजिन होगा? ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द लोगों के माइंड में यही आएगा कि वो टाइगर उस इंसान को मार देगा, और सिम्पसन्स ने सेम इसी चीज़ को अपने शो में दिखाया है। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है और ना ही ये कोई कोइंसिडेंस है, ये सिर्फ एक कॉमन सेंस है। तुम खुद सोचो, अगर 2 लोग एक शो करवाते हैं जिसमें वो टाइगर से स्टंट करवाते हैं, तो ये सोचने में कितना टाइम लगेगा कि किसी पॉसिबिलिटी में यही टाइगर उनके ऊपर ही अटैक कर दे। ऑब्वियसली एट फर्स्ट साइट हमारे माइंड में यही आएगा, नो डाउट। न जाने कितने ऐसे ही इंसिडेंट्स आए दिन हमारी दुनिया में रोज होते हैं। सो इट्स जस्ट अ कॉमन सेंस। और ये शो इतना पॉपुलर क्यों था? इसीलिए तो ना कि वो टाइगर से शो करवाते थे, जिससे स्टंट करवाना कोई आसान काम नहीं है।
लोग तो कैट्स एंड डॉग्स से भी स्टंट करवाते हैं, वो तो इतना फेमस नहीं होते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रम्प प्रेसिडेंसी। तो सबसे पहले मैंने जब इसके बारे में सुना था, देन आई वॉज शॉक्ड टू, क्योंकि कोई ये बात कैसे बता सकता है कि आज से 16 साल बाद कौन यूएसए का प्रेसिडेंट होगा। और ना ही सिर्फ ये, बल्कि ये भी बताया कि ट्रम्प प्रेसिडेंसी के टाइम पे यूएसए की इकोनॉमी का डाउनफॉल भी होगा। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, और सिम्पसन्स सच में फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, ये बात मैं मान नहीं सकता। देन मैंने सिम्पसन्स के बारे में और रिसर्च करना स्टार्ट किया, बट इन दी एंड आई डिडंट गेट अ क्लू। बट फिर मैंने अपना ट्रैक थोड़ा सा शिफ्ट किया और मैंने उस पर्टिकुलर एपिसोड एंड डोनाल्ड ट्रम्प के करियर के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया। एंड गेस व्हाट, मिस्ट्री सॉल्व्ड। जिस एपिसोड में सिम्पसन्स ने ट्रम्प को एज ए प्रेसिडेंट दिखाया था, उस एपिसोड का नाम था बार्ट टू द फ्यूचर, 11th सीजन 17th एपिसोड। इस शो को ईयर 2000 में टेलीकास्ट किया गया था। एंड नाउ जब मैंने ट्रम्प के पॉलिटिकल करियर को स्टडी किया तो मुझे मिला कि ट्रम्प भी ईयर 2000 में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे। From his earliest public appearances, Donald Trump was laying the groundwork for a presidential run. जिसकी वजह से उन्हें मीडिया कवरेज तो मिली, बट बाद में उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। Trump decided not to run then, citing issues with the Reform Party. और सिर्फ इतना ही नहीं, 1990s में ट्रम्प को 6 बार बैंकरप्टीज का भी सामना करना पड़ा था। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिम्पसन्स अमेरिका का सटायरिकल डिस्क्रिप्शन दिखाता है, मतलब एक तरह से सिम्पसन्स अमेरिका की रियलिटी को मजाक के रूप में दिखाता है। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प को बहुत मीडिया कवरेज ऑलरेडी मिल चुकी थी, तो सिम्पसन्स ने भी इसके ऊपर एक एपिसोड बना दिया। और उस एपिसोड में जो अमेरिका की इकोनॉमी का डिक्लाइन दिखाया गया, वो इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि जो इंसान खुद 10 साल के अंदर 6 बार बैंकरप्ट हो सकता है, वो देश की इकोनॉमी का क्या हल करेगा, ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। डिज्नी फॉक्स डील, ईयर 1998, सीजन 10, एपिसोड 5, व्हेन यू डिश अपन अ स्टार। इस एपिसोड में कुछ सेकंड्स के लिए इस बोर्ड को दिखाया जाता है जिसमें लिखा था 20th सेंचुरी फॉक्स, अ डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी। और इसके ठीक 19 साल बाद सिम्पसन्स की ये प्रेडिक्शन भी सच साबित हो जाती है। कोई भी बिजनेस डील बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है। जब तक वो डील सक्सेसफुल नहीं हो जाती तब तक उसको पब्लिक नहीं किया जाता है। फिर सिम्पसन्स ये कैसे बता सकता है कि कौन सी बिजनेस डील होने वाली है, वो भी 19 साल पहले। अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें जाना होगा इस एपिसोड के रिलीज़ होने से ठीक 5 साल पहले, ईयर 1993। तो बात यह है कि 1993 में डिज्नी ने मिरामैक्स फिल्म को एक्वायर कर लिया था और पूरे 1990s में डिज्नी अपना एम्पायर लगातार एक्सपेंड कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लेट 90s में 21st सेंचुरी फॉक्स की खुद की कई सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्जर होने की बातें चल रही थी। अब एक तरफ है डिज्नी जो अपने एम्पायर को लगातार एक्सपेंड कर रहा है, एंड एक तरफ है फॉक्स जिसकी बातें बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज होने की चल रही हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिम्पसन्स अमेरिका की रियलिटी को अपने शो में दिखाता है। अब मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ से आगे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो अब टाइम है इस मिस्ट्री को एंड करने का। सिम्पसन्स के सारे प्रेडिक्शंस को 8 चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं: कोइंसिडेंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कॉमन सेंस, हाईली एजुकेटेड प्रोडक्शन टीम, सटायरिकल डिसेप्शन ऑफ द शो, सिलेक्टिव ह्यूमन मेमोरी, मिसलीडिंग कंटेंट एंड इंस्पिरेशन। तो देखो, जितनी भी स्मार्ट वॉचेस, फ्लैट टीवी जैसी प्रेडिक्शन है, तो ऐसी प्रेडिक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व होती रहती है और ये कभी नहीं रुकेगी। नेक्स्ट इज कोइंसिडेंस, कॉमन सेंस, सटायरिकल डिसेप्शन एंड हाईली एजुकेटेड प्रोडक्शन टीम। नाउ सी, डिज्नी फॉक्स डील, ट्रम्प प्रेसिडेंसी, सेटफ्रीड एंड रॉय स्टाइगर इंसिडेंट, इन सारी प्रेडिक्शन और इनके जैसे सारे प्रेडिक्शन को ये चारों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। तो देखो, सबसे पहले सिम्पसन्स के हाईली एजुकेटेड डायरेक्टर्स सोसाइटी में क्या चल रहा है इसको स्टडी करते हैं। देन वो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि इसमें से क्या आउटकम्स हो सकते हैं। उसके बाद वो मोस्ट पॉसिबल आउटकम को अपने शो में दिखाते हैं ताकि लोग उससे ईजिली रिलेट कर सकें। एंड देन क्योंकि ऑलरेडी उस इंसिडेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है सच होने की, उनकी वो बातें कोइंसिडेंटली सच हो जाती हैं। तो तुमने देखा कि कैसे ये सारे फैक्टर्स एक के बाद एक सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। बट द पॉइंट इज, सिम्पसन्स ने 1.5 लाख से भी ज़्यादा जोक्स को कवर किया है, जिसमें से आज तक सिर्फ 43 ही सही हुए हैं, मीन्स ओनली 0.028%, जो कि दिखाता है हम ह्यूमंस की सिलेक्टिव मेमोरी को। हमारा ध्यान उन 1,49,957 बातों पे नहीं जाता जो सच नहीं हुई, बट उन 43 बातों पे जाता है जो सच हो गई। नेक्स्ट फैक्टर इज इंस्पिरेशन, और इंस्पिरेशन का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है सिम्पसन्स में एक बेसबॉल टीम दिखाई जाती है जिसका नाम होता है स्प्रिंगफील्ड आइसोटोप्स। एंड सिम्पसन्स की ये बात भी सच हो जाती है, लेकिन जब इस प्रेडिक्शन की चेकिंग होती है तो उसमें पाया जाता है कि इस टीम के ओनर ने एक पोल रन किया था
कि उसकी टीम का क्या नाम होना चाहिए, और सिम्पसन्स के फैंस ने ही टीम का ये नाम सिलेक्ट किया था। और लास्ट थिंग जो इस कॉन्स्पिरेसी को फैला रहा है वो है मिसलीडिंग कंटेंट। मतलब लोग अपनी वीडियो चलाने के लिए कोई सा भी एपिसोड उठाएंगे, बोल देंगे कि देखो सिम्पसन्स ने ये भी प्रेडिक्शन की थी। जैसे कि ओशन गेट वाला इंसिडेंट, उस एपिसोड में ओशन गेट से रिलेटेड कुछ था भी नहीं, लेकिन फालतू में ये लोग अपनी अंधविश्वास की दुकान चलाने के लिए उल्टे सीधे क्लेम करते रहते हैं। 2003 में सिम्पसन्स में हॉर्स मीट स्कैंडल दिखाया जाता है, और जब 2013 में यूरोप में सेम चीज़ होती है तो सिम्पसन्स प्रेडिक्शन। यार चाइना में लोग डायनासोर के हड्डियों का सूप बना के पीते हैं, हॉर्स मीट स्कैंडल तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। बाहर के देशों में ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। तो अभी तक मैंने तुम्हारे सामने इतने सारे प्रूफ्स रख दिए हैं एंड प्रेडिक्शंस को भी एक्सप्लेन कर दिया है। मैं तुम्हें सारे प्रेडिक्शंस को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम्हें किसी प्रेडिक्शन की रियलिटी को जानना है तो मैंने जो 8 रीजंस बताए हैं इनके हिसाब से प्रेडिक्शंस को डीकोड करने की कोशिश करना, और तुम्हें उसके पीछे का रियल रीज़न ज़रूर मिल जाएगा। सो मेरा काम तो हो गया, अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या मानना है। Now thanks for watching, and if you really liked this video then click the like button, and if you like scientific content then subscribe my channel. See you next time.